अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू योर ऑन चैनल उर्दू स्टोरी सेंटर। नई वीडियोस की अपडेट्स के लिए चैनल उर्दू स्टोरी सेंटर को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बटन को प्रेस कर दें। पेश खिदमत है उर्दू नावल जोनाश का अगला हिस्सा। इस वक्त भी जिंदा लाश की अधखुली हुई नीम मुर्दा आँखें चबूतरे की तरफ तक रही थीं, जो सितारों की फीकी रोशनी में धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था। खामोशी से गुजरती जा रही थी, किसी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। हवेली की बुर्जी वाला उल्लू बोलना शुरू हो गया। वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद आवाज़ें निकालता। जिंदा लाश को उसकी आवाज़ से उलझन होने लगी। हवेली की छत पर उस जगह पर आ गई जहाँ एक कोने में छोटी सी बुर्जी अंदर उल्लू ने घोंसला बना रखा था। वो उल्लू के घोंसले की तरफ बढ़ी। उसने एक अजीब से इंसानी ह्योले को अपनी तरफ आता देखा। जिंदा लाश ने उल्लू के घोंसले को बुर्जी में से निकालकर छत पर बखेर दिया था और गुस्से में गराहट की आवाज़ें निकालती वापस कोठरी में आकर बैठ गई। उल्लू बड़ा दाना जानवर होता है। उसने देखा कि एक इंसानी ह्योले ने का घोंसला उजाड़ दिया है तो वो खामोश हो गया। उल्लू की खामोशी ने माहौल को और अफसरदा बना दिया। जिंदा लाश की नज़रें एक बार फिर उस चबूतरे पर जम गईं जिसमें मुर्दे जलाए जाते थे। अचानक जिंदा लाश को किसी औरत की चीख की आवाज़ सुनाई दी। ये चीख की आवाज़ उस जीने की तरफ से आई थी जो हवेली की छत में मंजिल की कोठरियों को जाता था। औरत बड़े दर्दनाक लहजे में चीख रही थी, मुझे चिता पर ना चलाओ, मुझे आग ना लगाओ, मैं मुर्दा नहीं हूँ, मुझे ना जलाओ। जिंदा लाश ने दूसरी तीसरी बार औरत की चीख को आवाज़ को सुना और अपना रुख उस तरफ जीने की तरफ देखा। वहाँ 3 आदमी नमूदार हुए जिन्होंने पुराने ज़माने के दरबारियों वाला लिबास पहन रखा था। इनमें से एक का सर मुंडा हुआ था और उसके हाथ में जलती हुई मशल थी। औरत चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मैं जिंदा हूँ, मुझे चिता पर ना जलाओ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। मगर तीनों आदमी उस औरत को खींचते हुए चबूतरे की तरफ ला रहे थे। फिर उन्होंने औरत को पकड़कर बांधा और चबूतरे पर लिटा दिया। दोनों आदमी पीछे हट गए। उस आदमी के हाथ में मशल थी। वो औरत की तरफ बढ़ा और उसकी साड़ी को आग लगाने ही लगा था कि जिंदा लाश के हलक से गराहट नुमा चीख निकल गई। ये चीख इतनी डरावनी थी कि उस आदमी के हाथ से मशल गिर पड़ी। जिंदा लाश कोठरी में से उसके चबूतरे पर गई और 2 आदमियों को गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लिया। लेकिन अजीब बात ये हुई, जैसे ही जिंदा लाश ने आदमियों को गर्दनों से पकड़कर ऊपर उठाया, दोनों आदमी उसके हाथों में नज़र आते आते गायब हो गए। वो जिंदा लाश हैरान सी निगाहों से अपने हाथों को तकती रह गई। उसने देखा कि तीसरा आदमी भी गायब हो गया था। चबूतरे पर बंधी हुई औरत जिंदा लाश को फटी फटी नज़रों से देख रही थी। ये इसकी खूबसूरत नौजवान लड़की थी और कोई राजकुमारी लगती थी। औरत जिंदा लाश को देखते देखते फिर मुस्कुरा दी। जिंदा लाश के हलक से ऐसी गराहट की आवाज़ें निकलने लगीं कि वो जैसे उस औरत से कह रही हो कि तुम कौन हो, ये लोग कौन थे। उस जिंदा लाश ने औरत की रस्सियाँ खोल दी। औरत ने कहा, मैं राजकुमारी हूँ, मेरा नाम प्रेम लता है। जिंदा लाश उस औरत की तरफ अजीब नज़रों से देखने लगी। जिंदा लाश की आंखों में पहली बार एक चमक सी आ गई थी, जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो, जैसे उसके में इस औरत ने मेहरों मोहब्बत की शमा रोशन कर दी हो। क्योंकि औरत जिंदा लाश से बिल्कुल नहीं डरी थी। औरत ने जिंदा लाश की तरफ हाथ बढ़ाया जैसे कह रही हो, मुझे उठाओ। जिंदा लाश ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाकर बिठा दिया। राजकुमारी प्रेमलता उठ खड़ी हुई और लाश के करीब आकर मुस्कुराई। फिर मुस्कुराते मुस्कुराते हंसते हंसते गायब हो गई। वो जिंदा लाश हैरानी से इधर उधर देखने लगी। फिर लाश थोड़ा सा गराई और
वापस कोठरी में आकर बैठ गई। लाश सारी रात वहाँ बैठी रही। दिन निकल आया और शाम हो गई। फिर रात आ गई और जिंदा लाश कोठरी में ही पत्थर की मूर्ति बनी बैठी रही और चबूतरे को टिकी बांधे देखती रही। शायद वो गैर शऊरी तौर पर खूबसूरत राजकुमारी प्रेम लता के फिर से जाहिर होने का इंतज़ार कर रही थी। वो रात भी गुजर गई और लाश ने सिर्फ इतना किया कि उठकर चबूतरे के गिर्द 2 चक्कर लगाए और वापस कोठरी में आकर बैठ गई। दूसरा दिन भी तलू हो गया। दूसरी तरफ डॉक्टर परवेज़ और डॉक्टर दारा लाश को शहर के कोने कोने में तलाश करते फिर रहे थे। लाश को तलाश करते करते वो शहर के बाहर राजा रानी की पुरानी हवेली के पास भी आ गए। यहाँ ज़मीन कलर ज़दा थी। अचानक डॉक्टर दारा को ज़मीन पर उसके नंगे पाँव के निशान नज़र आ गए। उसने चौंक कर वो निशान डॉक्टर परवेज़ को दिखाए। डॉक्टर परवेज़ खुश होकर बोला, ये जिंदा लाश के पाँव के ही निशान हैं। वो ज़रूर हवेली में मौजूद है। पाँव के निशान हवेली की तरफ जा रहे हैं। डॉक्टर परवेज़ ने बेहोश करने वाला पिस्तौल जेब से निकालकर अपने हाथ में थाम लिया। पिस्तौल के आगे इंजेक्शन की सिरिंज लगी हुई थी, जिसमें बेहोशी करने वाली इतनी दवाई भरी थी कि लाश 1 दिन तक बेहोश हो सकती थी। डॉक्टर बड़ी एहतियात से कदम उठाते हवेली की तरफ बढ़े। हवेली की गेट में आकर डॉक्टर परवेज़ ने डॉक्टर दारा को इशारा किया कि वो दूसरी तरफ से हवेली में दाखिल हो। डॉक्टर दारा दूसरी तरफ से दबे कदम उठाता चला गया। डॉक्टर परवेज़ आहिस्ता आहिस्ता हवेली की ड्योरी में दाखिल हुआ। अगरचे वो दिन का वक्त था, मगर ये हवेली सुनसान इलाके में थी जहाँ सन्नाटा छाया हुआ था। दारा दूसरी तरफ से आकर हवेली के दालान में आ गया, जहाँ शमशान का चबूतरा था। अचानक डॉक्टर परवेज़ को लाश की पट्टियों पर जो दवाई उन्होंने लगाई थी, उसकी बू महसूस हुई। वो जल्दी से बैठ गया और उसने दारा को भी इशारा किया कि बैठ जाए। दारा ने भी दवाई को ख़ास बू महसूस करके उसने एक कोठरी की तरफ इशारा किया कि जिंदा लाश इस कोठरी में हो सकती है। डॉक्टर परवेज़ ने कोठरी के दरवाजे की तरफ देखा। जिंदा लाश दरवाजे से ज़रा पीछे हटकर बैठी हुई थी। वो इसे दिखाई ना दी। इतने में दारा चबूतरे की 4 फुट ऊंची दीवार के साथ लगकर ज़मीन पर बैठ गया और आहिस्ता आहिस्ता आगे सरक रहा था। उसने चबूतरे के कोने पर जाकर कोठरी के अंदर निगाह डाली तो उसे जिंदा लाश कोने में बैठी हुई नज़र आ गई। उसने पीछे मुड़कर डॉक्टर परवेज़ को इशारा किया कि लाश कोठरी में मौजूद है। डॉक्टर परवेज़ ने ट्रंकुलाइज़र पिस्तौल पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली, लेकिन वो ऐसी कोई हरकत घबराहट में नहीं करना चाहता था कि जिसकी वजह से लाश को उनकी मौजूदगी का इल्म हो जाए। लाश खबरदार होकर कुछ भी कर सकती थी। वो इतनी ताकतवर थी कि डॉक्टर परवेज़ और डॉक्टर दारा उसके आगे चूहों के बराबर थे। उधर जिंदा लाश को भी उसके दिमाग के किसी हिस्से ने बता दिया कि हवेली में कोई आदमी मौजूद है। शायद लाश के दिमाग ने उन नज़र न आने वाली हरारत की लहरों को महसूस कर लिया था, जो हर इंसान के जिस्म से जिंदा हालत में हर वक्त निकलती रहती हैं, और उस वक्त डॉक्टर परवेज़ और डॉक्टर दारा के जिस्मों से भी निकल रही थीं। जिंदा लाश किसी की मौजूदगी को महसूस करके गराई। इस गराहट को डॉक्टर परवेज़ और डॉक्टर दारा ने सुना तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ गए कि ये जिंदा लाश ही की आवाज़ है। अचानक लाश कोठरी में से बाहर निकल आई। 7 फुट ऊंचे पट्टियों में लिपटे हुए इंसान को अचानक अपने सामने देखकर डॉक्टर परवेज़ के एक बार तो औसान खता हो गए। जिंदा लाश ने भी उसे देख लिया था और उसके हलक से डरावनी आवाज़ें निकलने लगी थी। जिंदा लाश के जिस्म से लिपटी हुई पट्टियाँ मैली कुचैली हो रही थीं। चंद एक पट्टियाँ लाश के बाजुओं के नीचे लटक रही थीं।
یہ واقعی بڑی ڈراؤنی اور دہشتناک زندہ لاش تھی۔ اس وقت ڈاکٹر پرویز کو خیال آیا کہ یہ اس نے کیا بنا دیا ہے۔ اچانک ڈاکٹر دارا نے چیخ کر کہا، پرویز فائر کرو، کیا سوچ رہے ہو؟ یہ شخص ہمیں مار ڈالے گا۔ ڈاکٹر پرویز اچانک چونک پڑا۔ ڈاکٹر دارا کی آواز سن کر زندہ لاش نے چیخ ماری اور اس کی طرف بڑھی، لیکن اس دوران ڈاکٹر پرویز گن فائر کر چکا تھا اور اس میں سے نکلا ہوا سرنج لاش کی گردن میں پیوست ہو گیا، اور سرنج کے اندر جو بے ہوشی کی دوائی تھی وہ ساری کی ساری لاش کے جسم میں داخل ہو چکی تھی۔ لاش کھڑے کھڑے لڑکھڑائی اور پھر کٹے ہوئے درخت کی طرف دھم سے زمین پر گر پڑی۔ پرویز اور دارا دوڑ کر لاش کے پاس گئے۔ پرویز نے لاش کی گردن سے سرنج نکالا اور دارا سے کہا، اس کو لیبارٹری میں کیسے لے جائیں گے؟ ڈاکٹر دارا نے کہا، ہماری گاڑی میں اتنی لمبی چوڑی لاش نہیں آئے گی، میں ہسپتال جا کر ایمبولینس ویگن لے کر آتا ہوں۔ ہاں، ڈاکٹر پرویز بولا، یہ ٹھیک ہے، ایمبولینس کی ویگن میں ہم لاش کو آسانی سے رکھ سکیں گے، مگر ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، تمہیں زیادہ دیر نہیں لگانی چاہیے۔ ڈاکٹر دارا بولا، میں ابھی گیا اور ابھی آیا، تم یہاں دھیان سے بیٹھنا، کہیں اس زندہ لاش کو ہوش نہ آ جائے۔ پرویز نے کہا، نہیں نہیں، کم از کم 12 گھنٹے سے پہلے اس کو ہوش نہیں آئے گا، تم فوراً جاگ کر ایمبولینس لے آؤ۔ دارا گاڑی لے کر تیزی سے ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ ڈاکٹر پرویز کے سامنے حویلی کے دالان میں اس کا بنایا ہوا انسان زمین پر بے ہوش پڑا تھا۔ وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ بے حد ڈراؤنا انسان تھا۔ اس کی کھوپڑی کے لمبے لمبے ٹانکے ماتھے پر صاف نظر آ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں ویسی ہی ادکھلی تھیں جیسے پہلے تھیں۔ یہ آنکھیں کسی مردے کی آنکھیں لگتی تھیں۔ لاش کے جسم کی سفید پٹیاں میلی ہو گئی تھیں۔ ڈاکٹر پرویز نے لٹکتی ہوئی پٹیوں کو دوبارہ لاش کے بازو پر کس کر باندھ دیا۔ لاش بالکل بے ہوش پڑی تھی۔ ڈاکٹر پرویز سوچنے لگا کہ اب جب کہ وہ اس لاش کو اپنی لیبارٹری میں لے جا رہا ہے تو کیوں نہ اس کی کھوپڑی میں دنیا کے سب سے بڑے جرائم پیشہ قاتل کا دماغ جو لگایا ہے اس نکال کر اس کی جگہ کسی عام مردے کا دماغ لگا دیا جائے، تاکہ لاش آئندہ کسی کو اپنی مرضی سے قتل نہ کرتی پھرے۔ لیکن اسے خیال آ گیا کہ اگر اس کا لگایا ہوا دوسرا دماغ کسی شریف آدمی کا ہوا تو ہو سکتا ہے لاش اس کا کہا نہ مانے اور اس کے حکم پر ڈاکہ نہ ڈالے، چوری نہ کرے اور اس کے اشارے پر اس کے کسی بھی دشمن کو قتل نہ کرے۔ اب ڈاکٹر پرویز پورا شیطان بن چکا تھا اور وہ اس لاش کی مدد سے اپنے پرانے دشمنوں کو قتل کر کے ان سے انتقام لینا چاہتا تھا اور امیر لوگوں کی تجوریاں لوٹ کر ان کی دولت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ پھر وہ ممکن ہے ایسا نہ کر سکے۔ اس نے سوچا کہ نہیں، مجھے لاش کا دماغ نہیں بدلنا چاہیے، بس اسے اپنے کنٹرول میں کر لینا چاہیے۔ جب لاش ایک بار اس کے کنٹرول میں آ جائے گی تو اس کا ریموٹ کنٹرول اس کے اپنے ہاتھ میں ہوگا۔ پھر لاش اس کے اشاروں پر چلے گی اور اس کے حکم کے بغیر کسی کو قتل نہ کر سکے گی۔ ڈاکٹر پرویز کے شیطانی دماغ نے وہیں فیصلہ کر لیا کہ وہ لاش کا دماغ نہیں بدلے گا اور وہی دنیا کے سب سے بڑے قاتل کا دماغ ہی اس کے سر کے اندر رہنے دیا جائے گا۔ بس لاش کی ریڑھ اور گردن کی ہڈیوں کے اندر لگے ہوئے چپس کے فیوز دوبارہ ٹھیک کر دے تاکہ وہ ریموٹ کے سگنل وصول کر سکے اور لاش اس کے کنٹرول میں آ جائے۔ اچانک اسے ویگن کے انجن کی آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر دارا ہسپتال سے ایمبولینس کی ویگن لے کر پہنچ گیا تھا۔ اس نے لاش کو بڑی دقت کے ساتھ اٹھا کر ایمبولینس میں ڈالا۔ ایمبولینس کا دروازہ بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا گیا اور وہ ایمبولینس سٹارٹ کر کے اسیبی قلعے والی لیبارٹری کی طرف روانہ ہو گئے اور ایمبولینس قلعے کے اندر تک لے گئے۔ وہاں سے لاش کو بڑی مشکل سے اٹھا کر لیبارٹری میں لے آئے۔ ڈاکٹر پرویز نے لاش کی نبض دیکھی۔ لاش کا دل آہستہ آہستہ دھڑک رہا تھا۔ اس کا بنایا ہوا انسان زندہ تھا۔ دارا نے کہا، اس کو بے ہوشی کا ایک اور انجیکشن لگا دو، کہیں آپریشن کے دوران اسے ہوش نہ آ جائے۔
डॉक्टर परवेज़ ने फ़ौरन लाश को एक डबल डोज वाला इंजेक्शन लगा दिया और सबसे पहले लाश की गर्दन का छोटा सा ऑपरेशन करके उसकी गर्दन की हड्डी के साथ अंगूठे से भी छोटे साइज़ का कंप्यूटर आला लगा दिया। उसे चिमटी से पकड़कर बाहर निकाल लिया। गौर से उसने उसको चेक किया। आले की 2 तारों के टांके फ्यूज़ हो गए थे। उन्होंने फ़ौरन वहाँ नए टांके लगाए और चिप्स को दोबारा लाश की गर्दन में फिट करके ज़ख़म लंबे लंबे टांके लगाकर सी दिया। उसके बाद ज़िंदा लाश की कमर का ऑपरेशन किया गया और रीढ़ की हड्डी में से माइक्रोचिप्स निकालकर उसे भी फिर से अच्छी तरह मुरम्मत करके दोबारा फिट कर दिया गया और ज़ख़म पर टांके लगा दिए। डॉक्टर परवेज़ ने कहा, ये काम तो हो गया, अब दोनों माइक्रोचिप्स को टेस्ट करने का मरहला बाकी है और ये उसी वक्त हो सकता है जब लाश को होश आ जाएगा। दारा ने कहा, लाश को जंजीरों में जकड़ने की तो ज़रूरत नहीं। डॉक्टर परवेज़ बोला, इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर माइक्रोचिप्स ने काम ना किया तो लाश वैसे भी जंजीरें तोड़ डालेगी। बस यही है कि जब उसे होश आए तो हमें कुछ फासले में रहकर माइक्रोचिप्स को टेस्ट करना होगा। अचानक डॉक्टर परवेज़ को एक ख्याल आ गया। कहने लगा, मेरा ख्याल है जब तक लाश को होश नहीं आता उसकी पट्टियाँ उतार कर उसे आम इंसानों वाला लिबास पहना देना चाहिए, ताकि जब हम इसे कंट्रोल में लाकर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इससे इंसानी माशरे की भलाई का काम लें तो ये नॉर्मल इंसान दिखाई दे। डॉक्टर दारा ने, जिसको डॉक्टर परवेज़ की नीयत पर शक था, पूछा, मसलन तुम इससे इंसानी माशरे की भलाई का क्या काम लोगे? डॉक्टर परवेज़ कहने लगा, मसलन हम इसकी मदद से दहशतगर्दों को ख़त्म करेंगे, जराइम पेशा अफराद और मनशियात के स्मगलरों को गिरफ़्तार कराएंगे और भी इसी तरह के इंसानी भलाई के काम लेंगे इससे। डॉक्टर दारा ने कोई जवाब ना दिया। उसे मालूम था कि परवेज़ अपने बनाए हुए इंसान को कंट्रोल करके इससे 2-1 काम मुँह रखने की भलाई के लिए लेगा और बाकी इसकी मदद से लोगों की तिजोरियों और बैंकों में डाके डलवाएगा और अपने दुश्मनों को कत्ल करवाएगा। डॉक्टर परवेज़ बोला, मगर इसे कौन सा लिबास पहनाया जाए? कोट पतलून इसके साइज़ के सिलवाने पड़ेंगे। दारा ने कहा, अभी तो इसे धोती कुर्ता ही किसी न किसी तरह पहना देते हैं, बाद में नाप लेकर सूट भी सिलवा देंगे। ये ठीक रहेगा। यहाँ से कोई सफ़ेद चादर पकड़ो। दारा लेबॉर्ट्री की अलमारी में से सफ़ेद चादर निकाल कर ले आया। उन्होंने जल्दी जल्दी जिंदा लाश के जिस्म पर लिपटी हुई सारी पट्टियाँ कैंची से काट कर उतार दी। सफ़ेद चादर धोती की तरह उसकी कमर पर कसकर बांध दी। लेबॉर्ट्री में ही एक ऑपरेशन करने वाला लंबा सब्ज़ कुर्ता निकाल कर लाश को पहना दिया। अब वो लाश के होश में आने का इंतज़ार करने लगा। शाम के वक्त लाश के एक हाथ ने हल्की सी झंबिश की और उसके हल्क से घर्राहट की हल्की सी आवाज़ निकली। डॉक्टर परवेज़ और डॉक्टर दारा जल्दी से लेबॉर्ट्री के दरवाजे में जाकर खड़े हो गए। रिमोट कंट्रोल डॉक्टर परवेज़ के हाथ में था। रिमोट कंट्रोल पर छोटे छोटे 6-7 बटन थे। एक बटन को दबाकर लाश से कहा जाता था कि उठकर खड़ी हो जा। दूसरे बटन से लाश को एक तरफ चल पड़ने के सिग्नल दिए जाते थे। एक बटन को दबाने से लाश के जहन में ये ख्याल डाला जाता था कि वो फलां काम करे। एक और बटन दबाने से लाश को वापस चले जाने का हुक्म दिया जाता था। एक सुर्ख बटन को दबाने से लाश से कहा जाता था कि वो सो जाए। दोनों डॉक्टर बेचैनी से लाश को देख रहे थे, जो डॉक्टरों वाला लंबा सब्ज़ कुर्ता पहने और धोती बांधे स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। डॉक्टर दारा ने आहिस्ता से कहा, परवेज़, इसे सिग्नल दो कि उठकर खड़ा हो जाए। परवेज़ ने सरगोशी में कहा, नहीं नहीं, पहले इसे पूरी तरह होश में आ जाने दो। नीम बेहोशी की हालत में सिग्नल का असर नहीं होगा। लाश आहिस्ता आहिस्ता होश में आ रही थी। जैसे ही लाश को पूरी तरह होश आया, डॉक्टर परवेज़ ने अपने हाथ में पकड़े हुए रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाया। पहले तो लाश बेहिस्सो हरकत पड़ी रही और उसके हलक से गराने की आवाज़ें निकलती रहीं, लेकिन जब डॉक्टर परवेज़ ने दूसरी मर्तबा बटन दबाया तो लाश को एक झटका लगा और वो उठकर अपने पाँव पर पूरे कद से खड़ी हो गई। सर्जन डॉक्टरों वाले सब सोए और सफ़ेद धोती में लाश कोई देववैकल सर्जन डॉक्टर लग रही थी। दारा ने खुशी से तकरीबन चीखते हुए कहा, परवेज़, इसे फिर लिटा दो, ये हमारी तरफ देख रही है। लेबॉर्ट्री की दीवार में ऊपर छत के करीब लंबे शगाफ की तरह के रोशनदान में से
दिन की रोशनी अंदर आ रही थी और बड़ा बल्ब भी रोशन था। लाश बिल्कुल सीधी खड़ी, नीम व सफ़ेद संग दिल आंखों से डॉक्टर परवेज़ और डॉक्टर दारा की तरफ देख रही थी। परवेज़ ने कहा, ये मेरे कंट्रोल में है, शोर ना मचाओ। और परवेज़ ने रिमोट कंट्रोल का एक और बटन दबाया। लाश बोझल कदम उठाती दीवार के साथ लगी अलमारी की तरफ चलने लगी। डॉक्टर परवेज़ ने एक और बटन दबाते हुए लाश से कहा, अलमारी खोलकर इसके पहले खाने में से बोतल उठाकर खड़े हो जाओ। लाश अलमारी के पास जाकर रुक गई। फिर उसने एक हाथ बढ़ाकर अलमारी खोली और पहले खाने में से बोतल उठाकर अलमारी के पास उनकी तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। डॉक्टर परवेज़ ने मुसरत से भरपूर आवाज़ में नारा लगाया, हमने एक और पूरा आदमी बना दिया है, हमने बहुत बड़ा कारनामा किया है। डॉक्टर दारा, खुदा की कसम, इस दफ़ा नोबेल प्राइज़ हम दोनों को मिलेगा। डॉक्टर दारा ने कहा, तो क्या तुम इस नकली इंसान का खुल्लम खुल्ला मुजाहिरा करोगे? डॉक्टर परवेज़ बोला, अभी हम ऐसा नहीं करेंगे, अभी हम इसको ट्रेनिंग देंगे। जब मशक में पक्का हो जाएगा तो फिर इसे मार्केट में ले आएंगे। लेकिन डॉक्टर दारा खूब जानता था कि डॉक्टर परवेज़ झूठ बोल रहा है और वो इस नकली इंसान और ज़िंदा लाश से मुजरमाना काम लेना चाहता है। वो उसे खुल्लम खुला मार्केट में कभी नहीं ला सकता, वरना दूसरे साइंसदानों के आगे इस ज़िंदा लाश का मुजाहिरा करवा सकता था। हाँ, सब इस ज़िंदा लाश की मदद से अपने तमाम दुश्मनों को ठिकाने लगा चुके और बड़े बड़े बैंकों में इसकी मदद से डाके डलवा कर करोड़ों रुपए जमा कर लेगा, तब फिर शायद वो ज़िंदा लाश को मार्केट में ले आएगा। ज़िंदा लाश बोतल हाथ में लिए अलमारी के पास बिल्कुल रोबोट की तरह साकत खड़ी थी। डॉक्टर परवेज़ ने डॉक्टर दारा से कहा, आओ अपनी तख्लीक को करीब से देखते हैं। डॉक्टर दारा डर रहा था, उसे अंदेशा था करीब जाने से ज़िंदा लाश उनकी गर्दनें ना मरोड़ डाले, लेकिन लाश ने ऐसा ना किया। लाश डॉक्टर परवेज़ के कंट्रोल में आ चुकी थी। वो लाश के बिल्कुल सामने खड़े हो गए। डॉक्टर दारा की लाश को देखने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। लाश की आंखों में एक अजीब किस्म की मर्ग आलूद दहशत थी, जिसको देखकर ही आदमी के जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते थे। डॉक्टर परवेज़ ने बेधड़क होकर लाश के हाथों को आहिस्ता से पकड़ लिया। लाश ने आगे से कोई हरकत ना की। परवेज़ बोला, दारा, ये शख्स पूरी तरह मेरे काबू में है। अब ये वही करेगा जो मैं इसे कहूँगा, वही सोचेगा जो मैं इसे कहूँगा। ज़रा ठहरो, मैं तुम्हें अभी तजर्बा करके दिखाता हूँ। डॉक्टर परवेज़ ने रिमोट कंट्रोल का एक सब्ज बटन दबाते हुए लाश से कहा, लेबॉर्ट्री के दरवाजे के पास जाकर देखो, बाहर कोई आदमी हमारी बातें तो नहीं सुन रहा। लाश हरकत में आ गई। आराम आराम से कदम उठाती लेबॉर्ट्री के खुले दरवाजे तक गई और रुक गई। फिर गर्दन बाहर निकाल कर पहले दाएं जानिब फिर बाएं जानिब देखा। वहीं से वापस पलटकर अपनी पहले वाली जगह पर आकर खड़ी हो गई और अपने बड़े सर को नफ़ी के अंदाज में दाएं बाएं हिलाया, जैसे कह रही हो कि बाहर कोई नहीं है। डॉक्टर परवेज़ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो कुर्सी खींचकर स्ट्रेचर के करीब बैठ गया। उसने दारा को भी अपने पास बिठा लिया और कहने लगा, बताओ, कौन कह सकता है कि मैंने एक जीते जागते सोचने समझने वाले इंसान को ऐजाद नहीं किया? अभी तक यूरोप और अमेरिका के साइंसदानों ने इतनी ज़बरदस्त तरक्की के बावजूद सिर्फ स्टील और प्लास्टिक का रोबोट इंसान ही तख्लीक किया है, मगर मैंने ज़िंदा इंसान तख्लीक करके दिखाया है। खुदा की कसम, अब मैं मुख्तलिफ मुर्दा आदमियों को बेकार लाशों के टुकड़े जोड़कर जितने चाहे इंसान बना सकता हूँ। डॉक्टर दारा ने कहा, ये कुफर की बातें हैं परवेज़, अल्लाह के आगे तौबा करो। और अब भी तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि अपनी इस ज़िंदा तख्लीक को ज़ाया कर दो, नहीं तो हम किसी ऐसे अजाब में मुब्तला हो जाएंगे कि लोग हमारे जिस्म के अज़ा काट काट कर चीलों और कौवों को खिलाएंगे। डॉक्टर परवेज़ ने तल्ख लहजे में कहा, तुम मुझसे हसद करते हो दारा, इसीलिए तुम अपनी ज़िंदा तख्लीक की मुखालफत कर रहे हो। तुम नहीं चाहते कि दुनिया मुझे साइंस की दुनिया का एक नामवर इंसान कहकर पुकारे। डॉक्टर दारा ने भी गुस्से में कहा, मैं लानत भेजता हूँ तुम्हारी इस मुशरिकाना तख्लीक पर। मैं तो उस दिन को कोस रहा हूँ जब मैं तुम्हारी इस मुजरमाना सोच में तुम्हारे साथ शामिल हुआ। परवेज़, मैं तुम्हें एक बार फिर बल्कि आखिरी बार खबरदार करता हूँ कि तुम खुदा के अजाब को ललकार रहे हो। अभी इसी वक्त इस जिंदा लाश के टुकड़े करके इन टुकड़ों को बड़े एहतराम के साथ ज़मीन में दफन कर दो और गिड़गिड़ा के खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। मैं भी तुम्हारे साथ खुदा से माफ़ी मांगूंगा।
بلکہ میں تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے رحم کا طلبگار ہوں۔ ڈاکٹر پرویز بڑا عیار اور جہاں دیدہ انسان تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ تیش میں آ کر اپنی لاش کو حکم دیتا کہ اس آدمی کی گردن مروڑ دے، اس نے ڈاکٹر دارا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میرے پیارے دوست، مجھے ایک بار شہر بلکہ ملک کے تمام اسمگلر اور دہشت گرد اپنے بنائے ہوئے انسان کی مدد سے پولیس کے حوالے کروا لینے دو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں اس کے بعد میں اپنی اس تخلیق کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دوں گا اور اس کی لاش کے ٹکڑے بڑے احترام کے ساتھ قبر میں دفن کر دوں گا۔ ڈاکٹر دارا نے کہا، کاش تم ایسا کر سکو، مجھے تمہارے ارادے نیک نہیں لگتے۔ ڈاکٹر پرویز نے دارا کا کندھا دباتے ہوئے کہا، یار تم تو ویسے ہی مجھ پر شک کرنے لگے ہو۔ یقین کرو میں اپنے بنائے ہوئے انسان سے کوئی ناجائز کام نہیں لوں گا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ ہمیں نوبل پرائز ملے، سائنس کی تاریخ میں ہمارا نام عزت اور احترام سے لیا جائے۔ پھر بھلا میں اپنی تخلیق سے کوئی برائی کا کام کیسے لے سکتا ہوں؟ اچھا آپ خاموش ہو کر بیٹھے رہو، میں تمہیں اپنی تخلیق سے ایک اور کام لے کر دکھاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہمیں اس زندہ لاش کا کوئی نام رکھنا پڑے گا۔ سوچ کر بتاؤ کہ اس کا کیا نام رکھیں؟ ڈاکٹر دارا نے بادل نخواستہ اس کا نام رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پرویز کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو کسی نام سے مخاطب کروں۔ میں اس حیرت انگیز تخلیق کو معلوم تو ہو کہ اس کا کیا نام ہے۔ کیا نام رکھیں، کیا نام رکھیں؟ ڈاکٹر پرویز سوچنے لگا، پھر بولا، زوناش کیسا رہے گا یہ نام؟ میں نے کالج کے زمانے میں یہ نام ایک اردو کے ناول میں پڑھا تھا، مصنف نے کسی حبشی غلام کا یہ نام رکھا تھا۔ ڈاکٹر دارا نے کہا، جو چاہے نام رکھ لو، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ پرویز بولا، اوکے تو پھر یہی نام ٹھیک ہے، بس آج سے ہماری تخلیق کا نام زوناش ہوگا۔ ڈاکٹر پرویز نے زندہ لاش کی طرف اشارہ کر کے کہا، دارا خدا کی قسم، لاش کے چہرے کے تاثرات دیکھو، صاف لگتا ہے یہ ہماری باتیں سن رہا ہے اور اس نے یہ بھی سن لیا ہے کہ ہم نے اس کا نام زوناش رکھ دیا ہے۔ ٹھہرو میں تمہیں اس کا تجربہ کر کے دکھاتا ہوں۔ ڈاکٹر پرویز نے ریموٹ کنٹرول کا وہ سرخ بٹن دبا دیا جس کے سگنل سیدھا زوناش لاش کے دماغ میں جاتے۔ اس نے لاش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، زوناش کیا تم ہماری باتیں سن رہے ہو؟ اگر سن رہے ہو تو اپنا سر آہستہ سے اوپر نیچے ہلاؤ۔ ڈاکٹر دارا یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ زندہ لاش نے آہستہ سے اپنا سر اوپر نیچے ہلا دیا۔ اس نے کہا، میرے خدا، یہ زندہ لاش تو ہماری باتیں بھی سن سکتی ہے۔ ڈاکٹر پرویز نے ڈاکٹر دارا کا ہاتھ چوم کر لیا اور بے اختیار ہو کر بولا، دارا میرے دوست، ہم دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان ہیں، سب سے بڑے سرجن۔ ہم نے وہ کام کر دکھایا جسے آج تک بڑے سے بڑا فزیشین بھی نہیں کر سکا، بڑے سے بڑا سائنسدان بھی نہیں کر سکا۔ ڈاکٹر پرویز نے لاش سے کہا، زوناش کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے تمہارا نام زوناش رکھا ہے؟ زندہ لاش نے اوپر سے نیچے سر ہلایا اور اس کے حلق سے ایک ہلکی سی گھراہٹ بھی نکلی۔ ڈاکٹر پرویز خوشی سے اچھل پڑا۔ ڈاکٹر پرویز کہنے لگا، دارا ہم نے واقعی میڈیکل سائنس کی دنیا میں ایک تہلکہ مچا دینے والا کام کیا ہے۔ ہماری تخلیق کے سامنے نوبل پرائز کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ ڈاکٹر دارا نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ اس نے ہماری ساری باتیں سننی ہیں اور اس نے ہماری ساری باتیں جو ہم غصے میں ایک دوسرے سے کر رہے تھے یہ بھی سن لی ہیں، اور اس نے یہ بھی سن لیا ہے کہ ہم اس سے ملک کے اسمگلروں اور دہشت گردوں کو پکڑوانا چاہتے ہیں۔ ضرور یہ بھی سن لیا ہوگا، پرویز نے کہا۔ دارا بولا، پرویز تم اس وقت شاید بھول گئے ہو کہ اس زندہ لاش میں ہم نے اس دنیا کے سب سے بڑے قاتل اور جرائم پیشہ آدمی کا دماغ پیوست کیا ہوا ہے۔ تم ایک ایسے شخص سے یہ کیسے توقع رکھ سکتے ہو کہ وہ ملک کے قاتلوں اور جرائم پیشہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر پولیس کے حوالے کرے گا جس انسان نے خود ہزاروں انسانوں کا قتل کیا ہے اور جس کا ذہن سوچتا ہی جرائم کے متعلق ہے؟ ڈاکٹر پرویز نے انگریزی میں کہا، خدا کے لیے اس نقلی انسان زوناش کے آگے ایسی باتیں نہ کرو، وہ سب کچھ سن رہا ہے اور سمجھ رہا ہے۔ اس کے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ کام شروع کر دے گا۔ دارا بولا، تم انگریزی میں بات کر کے یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ ہماری بات نہیں سمجھ سکے گا؟ تم بھول گئے ہو کہ اس کی کھوپڑی میں جس قاتل کا دماغ کام کر رہا ہے وہ ایک انگریز تھا، چنانچہ لازمی بات ہے کہ یہ انگریزی سمجھ رہا ہوگا۔ پرویز نے کہا، تو پھر آج کے بعد ہم اس کے سامنے پنجابی زبان میں بات کیا کریں گے، یہ پنجابی تو بالکل ہی نہیں سمجھ سکے گا۔ ڈاکٹر دارا نے کہا، اگر یہ ہماری اردو کی باتیں سمجھ گیا ہے تو کوئی بعید نہیں کہ یہ پنجابی زبان بھی سمجھنے لگا ہو۔ میں تو حیران ہوں کہ ہم نے اس سے اردو میں جو باتیں کی تھیں ان کو یہ کیسے سمجھ گیا۔
डॉक्टर परवेज सोच में पड़ गया, फिर बोला, मेरा ख्याल है इस जिंदा लाश के दिमाग का हिस्सा खुल गया है और जाहिर है आसमानी बिजली के झटके से खुल गया होगा। जिस हिस्से में इसकी हर ज़ुबान समझने की सलाहियत होती है, इसका मतलब है कि जोनाश दुनिया की हर ज़ुबान समझ सकता है। कोई पता नहीं, ये किसी रोज़ दुनिया की हर ज़ुबान बोलने भी लग जाए। ऐसा हो सकता है? डॉक्टर दारा ने कहा। परवेज़, अगर तुम वाकई इस तकलीक से माशरे की भलाई के काम लोगे तो हमारी तकलीक दुनिया का 8वां अजूबा होगा और रहती दुनिया तक लोग हमारा नाम इज्जत से लिया करेंगे और शायद खुदा भी हमारा ये गुनाह माफ़ कर दे। डॉक्टर परवेज़ बोला, दोस्त, तुम तो ख्वाह मेरी नीयत पर शक करने लगे हो। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि इस जिंदा लाश जोनाश से माशरे की भलाई के और बहुत से काम लूँगा, और अब मुझे जोनाश के हाथ में पकड़ी हुई बोतल दोबारा फाड़ लेने दो। बेचारा कब से हाथ में बोतल लिए खड़ा है। डॉक्टर परवेज़ ने जिंदा लाश जोनाश से कहा, जोनाश, ये बोतल वापस अलमारी में रख कर अलमारी बंद कर दो और स्ट्रेचर पर जाकर लेट जाओ। जिंदा लाश जोनाश ने बोतल अलमारी के खाने में रखी, अलमारी बंद की, आहिस्ता आहिस्ता चलकर स्ट्रेचर तक गया, फिर उसके ऊपर चढ़कर बिल्कुल सीधा लेट गया। डॉक्टर परवेज़ ने रिमोट कंट्रोल का एक और बटन दबाकर जिंदा लाश से कहा, अब तुम गहरी नींद सो जाओ और जब तक मैं ना उठाऊं सोए रहो। दोनों डॉक्टर ये देखकर हैरान हुए कि जिंदा लाश ने परवेज़ का हुक्म सुनते ही आंखें बंद कर लीं। हालांकि इससे पहले जिंदा लाश ने कभी आंखें बंद नहीं की थीं। उसकी आंखें हर वक्त नींद वा रहती थीं। दोनों डॉक्टरों ने जिंदा लाश को गौर से देखा। डॉक्टर परवेज़ ने लाश के दिल की धड़कन चेक की। कहने लगा, इसकी दिल की धड़कन बहुत सुस्त हो गई है। ये शख्स जोनाश सो गया है। दोनों डॉक्टर स्ट्रेचर के करीब कुर्सियों पर बैठकर बातें करने लगे। डॉक्टर ने कहा, अब हमें इस जिंदा लाश जोनाश के सामने बहुत सोच समझ कर बातें करनी होंगी, क्योंकि मेरा यकीन है कि ये शख्स दुनिया की हर ज़ुबान समझने लगा है और उसकी दिमाग ने काम शुरू कर दिया है। डॉक्टर तारा कहने लगा, अगर इसके दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया है तो फिर हमें ये मालूम होगा कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा कातिल और जराइम पेशा आदमी हूँ। बहुत मुमकिन है इसका दिमाग नेकी के बजाय बुराई के रास्ते पर चल पड़े। हाँ, ये ऐन मुमकिन है। डॉक्टर परवेज़ ने कहा, अगर ये बुराई के रास्ते पर चलने को सोचता है तो सोचता रहे, इसके दिमाग को तो मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। रिमोट कंट्रोल तो तुम्हारे पास होगा और ये हमारी इजाज़त के बगैर कोई अच्छा या बुरा काम नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता पहले की तरह किसी वजह से इसके जिस्म में माइक्रोचिप ने काम करना छोड़ दिया तो फिर क्या होगा? आखिर माइक्रोचिप्स भी पुर्जे हैं और मशीन किसी वक्त भी काम करना बंद कर सकती है। डॉक्टर दारा के इस खदशे के जवाब में डॉक्टर परवेज़ ने कहा, अगर खुदा ने चाहा तो ऐसा वक्त नहीं आएगा। अगर आ भी गया तो हमारे पास ट्रांकुलाइजर गन तो मौजूद है। हम बेहोशी से दोबारा उसको उसके दिमाग में नस्ब कर देंगे। अव्वल तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अब हमें जोनाश ने के जिस्म को आसमानी बिजली का झटका लगाने की ज़रूरत नहीं, और जब तक उस जिंदा लाश को 1 करोड़ वोल्ट की ताकत का बिजली का झटका नहीं लगेगा, इसके जिस्म के अंदर लगाए हुए चिप्स खराब नहीं होंगे। इसलिए इस तरफ से हमें मुतमईन हो जाना चाहिए। जिंदा लाश के जिस्म में से 1 करोड़ वोल्ट की आसमानी बिजली गुजारने के बाद इसके जिस्म में रद्द अमल के तौर पर एक और तब्दीली वाक़या होना शुरू हो गई थी, जिसे अभी तक दोनों डॉक्टरों में से किसी को मालूम नहीं था। जिंदा लाश का जिस्म कई को अज़ा को जोड़कर तैयार किया गया था और इन मुर्दा आदमियों में से हर शख्स का उसके जिस्म के ज़रात की साख्त मुख्तलिफ थी। चुनांचे आसमानी बिजली के शदीद झटका लगने के बाद जिंदा लाश के जिस्म के ज़रात ने मनफी ताकत पकड़ ली थी, और बिजली के शदीद झटके के बाद इन ज़रात में कुछ ऐसा केमिकल रद्द अमल हुआ था कि जिंदा लाश के जिस्म के खुलियों और ज़रात ने गायब होना शुरू कर दिया था। जिंदा लाश को बिजली का झटका लगा 1 हफ्ता गुजर गया था। इस 1 हफ्ते के बाद उसके जिस्म के ज़रात गायब होने लगे। इससे पहले उस कीमियावी रद्द अमल का असर जिंदा लाश के जिस्म के अंदरूनी अज़ा पर हुआ और जिंदा लाश का एक गुर्दा गायब हो गया। गायब होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि जिंदा लाश के जिस्म में नहीं रहा, बल्कि ऐसा था कि गुर्दा नज़र आना बंद हो गया था, मगर वो अपनी जगह पर जिस्म के अंदर बाकायदा काम कर रहा था। उसके बाद उसका दूसरा गुर्दा गायब हो गया। जिस वक्त डॉक्टर परवेज़ और दारा ने जिंदा लाश जोनाश को रिमोट कंट्रोल के ज़रिए अपने काबू में किया, उस वक्त तक जिंदा लाश के जिस्म के दोनों गुर्दे और दिल गायब हो चुका था। गुर्दे बराबर काम कर रहे थे और दिल बराबर धड़क रहा था, मगर ये अज़ा नजर आना बंद हो गए थे। डॉक्टर परवेज़ और डॉक्टर दारा को जिंदा लाश के जिस्म के अंदर की इस हरकत की तब्दीली का बिल्कुल इल्म नहीं था। इल्म हो भी नहीं सकता था। अगर वो जिंदा लाश के सीने को खोल कर देखते तो उन्हें मालूम होता कि इसका दिल तो गायब है।
दोनों डॉक्टर कुछ देर लेबॉर्ट्री में जिंदा लाश के स्ट्रेचर के करीब बैठे बातें करते रहे। फिर वो अस्पताल चले गए। जाने से पहले डॉक्टर परवेज़ ने अच्छी तरह से लाश को चेक भी कर लिया कि बटन दबाए बगैर लाश को आवाज़ भी दी और कहा भी कि उठो, अब बेदार हो जाओ। मगर चूँकि उसने रिमोट का बटन नहीं दबाया था, इसलिए लाश के दिमाग का कोई सिग्नल नहीं मिला और लाश यानी जोनाश सोता रहा। दोनों डॉक्टर जिस वक्त लेबॉर्ट्री के तहखाने से निकले थे तो आहनी दरवाजे पर ताला लगा कर जाते थे। वैसे भी इस असेबी किले के खंडर में कभी कोई इंसान नहीं आया था, सिर्फ डॉक्टर परवेज़ और दारा ही कभी कभी आ जाते थे। इनके बारे में लोगों को भी पता था और उन्होंने भी मशहूर कर रखा था कि वो किले की छत पर नमूदार होने वाले नए सितारों पर रिसर्च कर रहे हैं। अपने इस झूठ को साबित करने के लिए उन्होंने किले की छत पर एक बड़ी दूरबीन भी लगा रखी थी। डॉक्टर दारा को उसके हॉस्टल में छोड़कर डॉक्टर परवेज़ अपने अस्पताल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वो यही सोच रहा था कि ये शख्स दारा उसके अज़ाइम के रास्ते में कहीं रुकावट साबित ना हो और वो परवेज़ को जिंदा लाश की मदद से करोड़पति ताजर तिजोरियाँ खाली करवाते और बैंक में डाका डलवाते देखकर इसके खिलाफ ना हो जाए और पुलिस को इत्तला ना दे दे। परवेज़ ने सोच रखा था कि अगर कभी ऐसा मरहला आया तो जिंदा लाश की मदद से डॉक्टर दारा को भी ठिकाने लगा देगा। डॉक्टर दारा के दिलो दिमाग पर शैतानी ताकतों ने कब्जा कर रखा था और वो इस किस्म की बदी के करने का सोच सकता था। दूसरी जानिब असेबी किले की लेबॉर्ट्री में स्ट्रेचर जिंदा लाश, जिसका नाम अब जोनाश था, डॉक्टर ने इत्तफाक़ राय से रखा था। वो गहरी नींद सो रही थी और उसके जिस्म के ज़रात ने पहले से 7 गुना तेज़ रफ्तारी से गायब होना शुरू कर दिया था। रात के 12 बजे तक जिंदा लाश के जिस्म के अंदर तमाम अज़ाए रईसा नजराना बंद हो गए। हर उज़ू अपनी जगह पर बाकायदा काम कर रहा था, मगर वो गायब हो गया था और बिल्कुल नज़र नहीं आता था। आधी रात के बाद जिंदा लाश जोनाश के गायब होने का कीमियावी अमल उसके जिस्म के बाहर भी शुरू हो गया। इससे पहले उसके बाएं तरफ वाले पाँव की 2 उंगलियां गायब हो गईं, उसके बाद दूसरे पाँव की 2 उंगलियां गायब हो गईं। 1 घंटों बाद दोनों पाँव की 10 उंगलियां गायब हो गईं। फिर उसके हाथों की उंगलियों की बारी आई और दोनों हाथों की उंगलियां गायब हो गईं। सुबह होने तक जिंदा लाश जोनाश की एक टांग और एक पूरा बाजू गायब हो चुका था। अभी पूरी तरह से रात की रोशनी नहीं फैली थी कि दोनों डॉक्टर जोनाश को देखने लेबॉर्ट्री में आ गए। सबसे पहले डॉक्टर दारा लाश के करीब आया और वो ये देखकर परेशान हो गया कि लाश की बाईं टांग और एक पूरा बाजू गायब था। उसने घबरा कर डॉक्टर परवेज़ को आवाज़ दी, परवेज़ जल्दी से इधर आना। डॉक्टर परवेज़ डॉक्टर दारा की तरफ आया, क्या बात है? ज़रा देखो तो जिंदा लाश जोनाश का एक बाजू और एक टांग गायब है। डॉक्टर परवेज़ ने देखा तो वो एक लम्हे के लिए सकते में आ गया। अरे ये कैसे हो गया? उसने लाश के जिस्म पर हाथ फेरा तो बोला, दारा, जोनाश का बाजू और टांग अपनी जगह पर मौजूद है, मगर वो दिखाई नहीं दे रहा। ये कैसे हो गया? डॉक्टर दारा ने आगे बढ़कर लाश का जो बाजू और टांग गायब थी वहाँ जिस्म को टटोला तो वाकई जिंदा लाश का बाजू और टांग मौजूद थी, मगर सिर्फ नज़रों से ओझल हो गई थी। डॉक्टर दारा परवेज़ ने फिक्रमंद होकर कहा, यह आसमानी बिजली के झटके का कीमियावी रद्द-ए-अमल है। फिर उसने दूसरी टांग के पाँव को देखा तो उसकी भी सारी उंगलियां गायब थीं। मेरे खुदा, लाश तो आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रही है। लाश जिस स्ट्रेचर पर पड़ी थी उसको पहिए लगे हुए थे। वो लाश के स्ट्रेचर को चलाते हुए दूसरी दीवार के साथ लगी हुई स्क्रीनिंग मशीन के नीचे ले गए। उन्होंने मशीन ऑन कर दी और ये देखकर डॉक्टर परवेज़ और डॉक्टर दारा का मुंह खुले का खुला रह गया कि जिंदा लाश के जिस्म के अंदर ना गुर्दा था, ना दिल था, ना जिगर था, कुछ भी नहीं था। जिस्म का अंदर का हिस्सा सारे का सारा खाली था। आसमानी बिजली ने जिस्म के टिश्यूज़ पर कीमियावी असर किया। डॉक्टर परवेज़ बोला, ये अमल होने से इस लाश के ये अज़ा गायब होने शुरू हो गए हैं और सुबह तक लाश का 1/4 हिस्सा गायब हो गया। ये 1-2 घंटे बाद सारी की सारी गायब हो जाएगी। स्क्रीनिंग में माइक्रोचिप्स भी नज़र नहीं आ रहे थे। डॉक्टर परवेज़ ने लाश की गर्दन और रीढ़ की हड्डी के साथ बहस किए थे। डॉक्टर दारा बोला, हमारे माइक्रोचिप्स भी गायब हैं, मगर वो अपनी जगह पर ज़रूर मौजूद होंगे, जिस तरह दिल, जिगर, फेफड़े अपनी जगह पर मौजूद हैं और काम कर रहे हैं, मगर हमारी नज़रों से ओझल हो गए हैं। दारा ने कहा, एंटी स्क्रीनिंग लेंस लगा कर देखो, अभी पता चल जाएगा। डॉक्टर परवेज़ ने फ़ौरन स्क्रीनिंग मशीन के कैमरे के आगे एंटी स्क्रीनिंग लेंस लगाकर लाश को देखा तो उसके जिस्म के अंदर जिगर, गुर्दे, फेफड़े, बाहर टांगें, उंगलियां, सब कुछ मौजूद था। लेंस आंखों के आगे से हटाए तो लाश का बाजू और टांगें गायब थी। दोबारा लेंस लगाया तो उन्हें गर्दन और रीढ़ की हड्डी के साथ प्लांट किए हुए दोनों माइक्रोचिप्स भी नज़र आ गए। डॉक्टर परवेज़ ने अब इत्मीनान का सांस लिया। शुक्र है हमारी मेहनत ज़ाया नहीं हुई और लाश का गायब होना हमारे हक़ में अच्छा ही हुआ। ज़रा सोचोगे, अगर लाश नज़र आ रही होती तो वो जिस वक्त स्मगलरों, डाकुओं, दहशतगर्दों को पकड़ती तो वो लोग इस पर फायरिंग कर सकते थे।
छुरी चाकू की मदद से जिंदा लाश के जिस्म को काट सकते थे, मगर अब वो ऐसा नहीं कर सकेंगे। अब लाश ने उन लोगों को नजर ही नहीं आना जिन पर वो हमला करेगी। डॉक्टर दारा ने कहा, हाँ ये तो बड़ी अच्छी बात हुई एक तरह से, लेकिन अभी तक लाश पूरी तरह गायब नहीं हुई। डॉक्टर परवेज ने कहा, वो अगर थोड़ी देर बाद ही गायब हो जाएगी, इसके गायब होने का अमल शुरू हो चुका है। डॉक्टर दारा ने कहा, मगर लाश का हमें नजर आते रहना बहुत ज़रूरी है, वरना हमें कैसे मालूम होगा कि लाश हमारी ख्वाहिश और हमारी मर्जी के मुताबिक काम कर रही है। इसकी एक तरकीब हो सकती है कि हम एंटी स्क्रीनिंग लेंस वाली एक ऐनक तैयार कर लें। ये ऐनक लगाने से हम गायब हुई लाश को देख सकेंगे। हाँ ये बड़ी अच्छी तरकीब है, डॉक्टर दारा ने कहा, मगर मेरा ख्याल है कि अभी हमें लाश को जगाना नहीं चाहिए। कहीं लाश पर अपना एक बाजू और एक टांग गायब देखकर ख़तरनाक रिएक्शन ना हो। डॉक्टर परवेज के इस ख्याल पर दारा ने कहा, ख़तरनाक रिएक्शन होगा भी तो लाश क्या कर सकेगी, वो तो हमारे कंट्रोल में होगी। हाँ ये तो है, डॉक्टर परवेज ने कहा, तो ठीक है मैं लाश को जगाने लगा हूँ। उसने रिमोट कंट्रोल निकाल कर उसका बटन दबाते हुए कहा, जोनाश बेदार हो जाओ। और उसके साथ ही लाश ने आंखें खोल दी और डेले ज़रा से घुमाए। डॉक्टर परवेज कहने लगा, दारा मैं देख रहा हूँ कि लाश में नई नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं। मैं तो इसके खुलियों ने गायब होना शुरू कर दिया है, और दूसरी लाश ने अपने डेले भी थोड़े घुमाए हैं, वरना पहले वो आंखों को खुला रखती थी और उसकी आंखों के डेले पत्थर की तरह साकत रहते थे। हाँ डॉक्टर दारा ने जवाब दिया, लाश का दिमाग भी आहिस्ता आहिस्ता काम करने लगा है। हो सकता है 2-4 दिनों में लाश की आवाज़ भी बेदार हो जाए और वो बोलना शुरू कर दे। हाँ ऐसा हो सकता है। अब जोनाश क्योंकि बेदार हो चुकी है तो हमें इसकी तरफ पूरी तवज्जो रखनी है कि कहीं ये किसी तरह कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। इसकी अभी तक अपनी टांग गायब और गायबशुदा बाजू पर नज़र नहीं पड़ी थी क्योंकि जिंदा लाश लेटी हुई थी। डॉक्टर परवेज ने कहा, जोनाश उठकर बैठ जाओ। साथ ही रिमोट का एक और बटन दबा दिया। लाश उठकर स्ट्रेचर पर बैठ गई। उसके साथ ही लाश ने आंखों के डेले ज़रा नीचे घुमाकर अपने दोनों बाजुओं और टांगों को गौर से देखा। उसका एक बाजू और एक टांग गायब हो चुकी थी, मगर लाश ने इसका कोई खास रद्द अमल ना दिखाया। लाश वैसे ही साकित की साकत स्ट्रेचर पर बैठी रही। डॉक्टर परवेज बोला, लाश पर इस तब्दीली का कोई असर नहीं हुआ डॉक्टर दारा। दारा ने कहा, हो सकता है कुछ देर बाद इसका असर हो। ये भी हो सकता है इसे बाजू और टांग दिखाई दे रही हों। कुछ भी हो सकता है। मेरे ख्याल में हमें लाश को कुछ देर स्ट्रेचर पर लिटाए रखना चाहिए ताकि इसके अंदर जो कीमियाई अमल हो रहा है वो ख़त्म हो जाए। डॉक्टर परवेज ने बटन दबाकर लाश से कहा, जोनाश स्ट्रेचर पर लेट जाओ और वो गहरी नींद सो जाओ। और वो स्ट्रेचर पर लेट गई और उसने आंखें बंद कर लीं और गहरी नींद सो गई। उसके हलक से हल्के हल्के खराटों की आवाज़ें आने लगीं। दारा ने कहा, ये भी एक नई चीज़ लाश में नमूदार हुई है। लाश पहले खराटे नहीं लेती थी। हाँ मैं ये सारी तब्दीलियाँ नोट करता जा रहा हूँ, डॉक्टर परवेज ने कहा, और जेब में से एक छोटी नोटबुक निकाल कर उसमें लाश के जिस्म में पैदा होने वाली तब्दीलियों को शॉर्ट हैंड लिखाई में नोट करता रहा ताकि बाद में लाश पर रिसर्च करने और उस पर तहकीकाती मकाला लिखने में ये नोट्स काम आ सकें। वो लाश के करीब ही कुर्सियाँ डालकर बैठ गए और बातें करने लगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो लाश को देख लेते थे। लाश बड़े हल्के हल्के खराटे ले रही थी, जैसे बिल्ली खुर खुर कर रही हो। डॉक्टर दारा ने कहा, इसका मतलब है कि हम लाश के पूरी तरह गायब हो जाने के बाद इससे माशरे की भलाई के काम लेने शुरू कर देंगे। क्या ख्याल है? डॉक्टर परवेज भी यही सोच रहा था, मगर असल में उसने लाश के से भलाई के 2-4 काम ही लेने थे, बाकी सब बुराई के काम ही लेने थे। और उसके बाद डॉक्टर दारा को बताए बगैर लाश की मदद से अपने दुश्मन को कत्ल करवाने थे। अरबपति अमीर लोगों के घरों से माल निकलवाना था, बल्कि लाश को गायब होता देखकर डॉक्टर परवेज ने अपनी बदी के प्रोग्राम में तब्दीली कर ली थी और फैसला किया था कि लाश से लोगों के घरों में डाका डलवाने की ज़रूरत नहीं। वो इसकी मदद से बैंकों के लॉकर तोड़वाएगा और यूँ लोगों के कीमती हीरे जवाहरात और सोने के जेवरात लॉकरों में से उड़ा लेगा और बैंक से करेंसी नोट भी लूट लेगा। इसकी बड़ी ख़तरनाक अज़ाइम थे। डॉक्टर परवेज अपने ख़तरनाक अज़ाइम पर बड़ी जल्दी अमल करना चाहता था। डॉक्टर दारा ने मशवरा दिया कि जितनी देर में लाश ने गायब होना है उतनी देर में हम एंटी स्क्रीनिंग लेंस की 2 ऐनकें बाज़ार से मंगवा कर ले आते हैं। डॉक्टर परवेज को ये मशवरा पसंद आया। उन्हें इस ऐनक की ज़रूरत भी थी। स्क्रीनिंग मशीन के 3-4 एंटी स्क्रीनिंग लेंस के शीशे अलमारी में फालतू पड़े थे। उसने 2 शीशे निकाल लिए और उनमें से 2 ऐनकों के लेंस निकल सकते थे। लेंस जेब में डालकर परवेज ने दारा को साथ दिया और गाड़ी में बैठकर शहर की एक मशहूर ऐनकों की दुकान पर आ गया। यहाँ आकर आंखों का डॉक्टर उनका दोस्त था। परवेज ने उसे लेंस जेब से निकाल कर दिए और कहा, डॉक्टर हमें 2 एंटी स्क्रीनिंग ऐनकों की ज़रूरत है, अभी तैयार कर दो, ये इमरजेंसी है।
डॉक्टर को एंटी स्क्रीनिंग एनके तैयार करने में 2 घंटे लग गए। वो ये एनके लेकर वापस हसीबी किले की लेबॉर्ट्री में आ गए। लेबॉर्ट्री में दाखिल होते ही उन्होंने देखा कि स्ट्रेचर पर से लाश गायब थी। डॉक्टर दारा वहीं रुक गया, सरगोशी में बोला, यहीं रुक कर ऐनक लगाकर देखते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि लाश उठकर हम पर हमला कर दे। डॉक्टर दारा ने सरगोशी में कहा, रिमोट कंट्रोल मेरे पास है, लाश कैसे उठ सकती है, वो स्ट्रेचर पर ही है मगर गायब हो चुकी है। दोनों ने जल्दी से एनके लगा ली। उन्होंने देखा कि वाकई लाश स्ट्रेचर पर लेटी हुई नजर आ रही थी। उन्होंने ऐनक उतार कर देखा तो लाश गायब थी। डॉक्टर परवेज और डॉक्टर दारा का हाथ पकड़कर बड़े जोश के साथ दबाया और बोला, दारा ये हमारी एक और फतह है, खुदा की कसम हमने मेडिकल साइंस की तारीख में एक ज़बरदस्त इनकलाब पैदा कर दिया है। उन्होंने एनके लगा ली। डॉक्टर परवेज ने रिमोट हाथ में लेकर उसका बटन दबाया और कहा, जोनाश कर अलमारी के पास जाओ और अलमारी खोलकर उसमें सुर्ख रंग की शीशी निकाल कर मुझे पकड़ाओ। लाश सिग्नल मिलते ही स्ट्रेचर से उठी, आहिस्ता आहिस्ता चलकर अलमारी के पास गई। अलमारी खोली और उसमें से इधर उधर तलाश करने लगी। सुर्ख रंग के महलूल वाली शीशी निकली और कदम कदम चलकर डॉक्टर परवेज के पास आई और उसे शीशी पकड़ा कर वहीं चुपचाप खड़ी हो गई। डॉक्टर परवेज ने दूसरा बटन दबाकर कहा, जोनाश वापस स्ट्रेचर पर जाकर बैठ जाओ। जिंदा लाश यानी जोनाश उसी तरह कदम कदम चलकर स्ट्रेचर के पास गई और फिर उसके ऊपर आराम से बैठ गई। डॉक्टर परवेज ने पंजाबी ज़ुबान में डॉक्टर दारा से कहा, लाश पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। पंजाबी में वो इसलिए बोलने लगा था कि अगर लाश को किसी कीमियावी रद्द अमल के बाद अपनी अंग्रेज़ी ज़ुबान याद आ गई तो वो पंजाबी नहीं समझ सकती थी। उन्होंने ये देख लिया था कि जिंदा लाश उर्दू ज़ुबान अच्छी तरह से समझ लेती है। वो इसको उर्दू में ही हुक्म दे रहे थे और जिंदा लाश उनके अहकामात पर अमल कर रही थी। डॉक्टर दारा ने पंजाबी में डॉक्टर परवेज से कहा, लाश को पंजाबी ज़ुबान में कोई ऑर्डर दो, अभी मालूम हो जाएगा कि लाश पंजाबी ज़ुबान समझ सकती है या नहीं। हाँ, ये बड़ा अच्छा आइडिया था। डॉक्टर परवेज ने ठीक पंजाबी में जिंदा लाश से कहा, जोनाश स्ट्रेचर से उतर कर अलमारी के पास जाओ। मगर लाश स्ट्रेचर पर ही बैठी रही, उस पर सिग्नल का कोई असर ना हुआ। दारा ने कहा, अब अंग्रेज़ी ज़ुबान में कोई ऑर्डर दो। डॉक्टर परवेज ने अंग्रेज़ी ज़ुबान में वही जुमला दोहराया, जोनाश स्ट्रेचर से उतर कर अलमारी के पास जाओ। जोनाश में हरकत पैदा हुई और वो स्ट्रेचर से उतर कर अलमारी की तरफ बढ़ी। दारा ने चूम कर पंजाबी में कहा, ओ मेरे रब्बा। परवेज लाश के दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया है। इसके दिमाग का वो हिस्सा खुल गया है जहाँ दुनिया के सबसे बड़े अंग्रेज़ कातिल को अपनी मादरी अंग्रेज़ी ज़ुबान फीड की हुई थी। डॉक्टर परवेज भी सोचने लगा कि अब इसे अब लाश की आगे अंग्रेज़ी में बात करते हुए एहतियात बरतनी होगी क्योंकि लाश अंग्रेज़ी ज़ुबान समझने लगी है। दारा ने कहा, अगर इस जिंदा लाश का दिमाग इसी तरह काम करता रहा तो ये एक दिन बोलना भी शुरू कर देगी और कोई पता नहीं इसके दिमाग के कौन कौन से हिस्से बेदार हो जाएं और ये दुनिया की सारी ज़ुबानें समझने लगे और बोलने लगे और इसको ज़मीन के अंदर छुपे हुए ख़जाने भी नज़र आने लगे। डॉक्टर परवेज चौंक पड़ा। ये बात नई बात दारा ने उसे समझा दी थी। अगर लाश में ये सलाहियत पैदा हो गई तो वो दुनिया के सबसे अमीर तरीन शख्स बन जाएंगे। वो यूरोप जाकर तेल के बड़े बड़े ताजरों को बता सकेगा कि इस जगह ज़मीन के अंदर पेट्रोल मौजूद है और जो उनसे मुँह मांगी कमीशन वसूल करेगा। उसे लाश की मदद से बैंकों में डाके डलवाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। लेकिन ये उस वक्त की बात है जब लाश में ज़मीन के अंदर देखने की सलाहियत पैदा हो जाएगी। परवेज़ ने कहा, अगर जोनाश में ज़मीन के अंदर ख़जाने देखने की सलाहियत पैदा हो गई तो हम अपने वतन में पाकिस्तान में उसकी मदद से पेट्रोल तलाश कर सकेंगे और जगह जगह ज़मीन की खुदाई पर करोड़ों रुपए खर्च करने की बजाय ऐन उस जगह से खुदाई शुरू करवाएंगे जहाँ ज़मीन के नीचे तेल मौजूद होगा और यूँ हम अपने मुल्क को माला माल और खुशहाल बना देंगे। हालांकि डॉक्टर परवेज़ की ये नीयत नहीं थी। उसने यही सोचा था कि जैसे ही जिंदा लाश में ज़मीन के छुपे हुए ख़जाने मालूम करने की सलाहियत पैदा हुई वो उसे लेकर अमेरिका की रियासत टेक्सास चला जाएगा जहाँ तेल के बड़े बड़े ताजर रहते हैं और उनसे मुँह मांगी कमीशन वसूल करके उन्हें लाश की मदद से बताएगा कि तेल ज़मीन में किस जगह पर है। और ये सारा काम जिंदा लाश करेगी, मगर वो ये जाहिर नहीं करेगा कि वो खुद ज़मीन को देखकर मालूम कर लेता है कि ज़मीन में किस जगह तेल मौजूद है, क्योंकि लाश तो गायब होगी और किसी को नज़र ही नहीं आ रही होगी। यूँ जिंदा लाश जोनाश का डॉक्टर परवेज़ के लिए यूँ खुल जा समसम का खजाना खोल देने के बराबर था। मगर अभी लाश सिर्फ अंग्रेज़ी ज़ुबान समझ सकती थी, उर्दू ज़ुबान समझ सकती थी। और डॉक्टर दारा ने कहा, अब इस लाश को इस लेबॉर्ट्री में बंद कर देते हैं और ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि मुल्क में बल्कि इस शहर में जितने बदमाश मनशियत फरोश और स्मगलरों के अड्डे हैं वो कहाँ कहाँ हैं और लाश की मदद से उन्हें कानून के हवाले करते हैं। डॉक्टर परवेज़ को मुआशरे की भलाई के कामों से ज़रा दिलचस्पी नहीं थी। वो लाश की मदद से किसी बैंक में डाका डलवाना चाहता था, लेकिन दारा की वजह से वो अभी ये नहीं कर सकता था और ऐसा करना मुनासिब भी नहीं था।
اس نے سوچا کہ اب یہ ڈاکٹر دارا سے مل کر شہر کے بدماشوں اور منشیات فروشوں کو پکڑواتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے کام میں لاش کی مدد سے کروانا شروع کر دیے اور ڈاکٹر دارا کو بالکل نہیں پتہ چلا کہ لاش کی مدد سے بینکوں کی دولت سمیٹ رہا ہے۔ پرویز نے دارا سے کہا، منشیات فروشوں کو پکڑوانے کے لیے ضروری ہے کہ لاش کو پہلے ان کے اڈے بتائے جائیں۔ ڈاکٹر دارا نے کہا، ابھی ہمیں خود نہیں پتا کہ ان اسمگلروں کے اڈے کہاں ہیں، زندہ لاش کو کہاں سے بتائیں گے؟ پہلے ہم خود معلوم کرتے ہیں، پھر لاش کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ یہ تو غائب ہو گئی، کسی کو نظر نہیں آ سکے گی، ہم اسے اڈوں کے قریب لے جا کر چھوڑ دیں گے، یہ انہیں پکڑ کر لے آئے گی۔ یہ ٹھیک ہے، تو کل سے یہی کام شروع کرتے ہیں۔ انہوں نے زندہ لاش کو حکم دیا کہ وہ اسٹریچر پر گہری نیند سو جائے۔ اچانک ڈاکٹر دارا کو خیال آیا کہ زندہ لاش کچھ کھاتی پیتی نہیں، یہ زیادہ دیر کیسے زندہ رہے گی؟ اس نے پرویز سے بات کی تو وہ مسکرا دیا، کہنے لگا، تم ڈاکٹر ہو کر اس قسم کی باتیں کرتے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں کہ اس زندہ لاش کے پیٹ میں نہ انتڑیاں ہیں نہ معدہ، صرف سرد خون کی ہلکی سی مقدار ہے جو دل کی معمولی دھڑکن کو اس کے جسم میں گردش کر رہی ہے۔ اس کے جسم کے ٹیشوز کے بیکٹیریا خوراک مہیا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ایک قسم کا روبوٹ ہے، اگر اس کے دل نے کبھی دھڑکنا بند بھی کر دیا، اس کی گولیاں بھی لگ گئیں تو لاش پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اس لاش کا دماغ اور ہاتھ پاؤں پھر بھی کام کرتے رہیں گے۔ اصل میں یہ لاش آسمانی بجلی کی توانائی سے زندہ ہے۔ اسی توانائی نے اس کے اندر حیرت انگیز طاقت پیدا کر دی ہے، اور یہ توانائی اس کے اندر 1000 سال تک اسے زندہ رکھنے کے لیے موجود رہے گی۔ ڈاکٹر دارا کا حیرت کے مارے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ سر کو ہلاتے ہوئے اس نے کہا، پرویز، ہم نے یہ کیا افریت بنا ڈالا ہے، کہیں لینے کے دینے ہی نہ پڑ جائیں۔ ڈاکٹر پرویز نے کہکہا لگا کر کہا، ایسا وقت آیا تو ہم بڑی آسانی سے اسے ضائع کر سکتے ہیں، اس کا گر بھی مجھے آتا ہے۔ لاش نے ڈاکٹر پرویز کا حکم سن لیا تھا، اس کے دماغ میں ریموٹ کے سگنل پہنچ چکے تھے۔ لاش اسٹریچر پر لیٹ گئی، دوسرے ہی لمحے وہ گہری نیند سو رہی تھی اور اس کے حلق سے خراٹوں کی آواز آ رہی تھی۔ دونوں ڈاکٹروں نے لیبارٹری کا آہنی دروازہ بند کر کے کمپیوٹرائز تالا وہاں سے سیدھا ہسپتال اپنی ڈیوٹی پر پہنچ گئے۔ دوسرے روز ہی اخبار میں خبر چھپی کہ پولیس نے شہر کے 4 بدنام اور منشیات کے اسمگلروں کو گرفتار کیا ہے، جنہوں نے ایک بیوہ عورت کی اجتماعی زیادتی کرنے کے بعد اس کو قتل کر ڈالا ہے۔ پولیس نے عین موقع پر انہیں گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا۔ اخبار نے خبر میں آخر میں لکھا کہ یہ بدماش نامی گرامی اور بڑے بااثر ہیں، کروڑوں روپے کے مالک ہیں۔ خیال یہی ہے کہ عدالت میں پیش ہونے کے فوراً بعد ان کی ضمانت ہو جائے گی اور یہ لوگ صاف بچ جائیں گے۔ کیس آہستہ آہستہ لمبا کر دیا جائے گا اور ایک دن اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔ اس خبر کو سب سے پہلے دارا نے پڑھا۔ اس نے یہ خبر ڈاکٹر پرویز کو بھی بتائی اور کہا، لاش کو آزمانے اور معاشرے کے گندے عناصر سے پاک کرنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ یہ چاروں جرائم پیشہ بدماش اس وقت پولیس کی حراست میں ہے، شہر کے بڑے تھانے کے حوالات میں بند ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ لوگ بچ جائیں گے اور پھر معاشرے میں گھنونے جرائم کا ارتکاب کرنے کے لیے شہر میں دندناتے پھریں گے۔ بہتر یہی ہے کہ ہم ان کو زندہ لاش کی مدد سے حوالات کے اندر ہی ختم کرا دیں، تاکہ معاشرے سے ان 4 بدماشوں کی گندگی صاف ہو جائے اور اپنے گھنونے جرم کی سزا بھی انہیں مل جائے۔ لیکن ڈاکٹر پرویز کو اس قسم کی باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن اس نے کی مدد سے اپنے دشمن بھی قتل کروانے تھے، اس لیے وہ لاش کو آزمانا بھی چاہتا تھا۔ یہ لاش کی کارکردگی کو آزمانے کا بڑا اچھا موقع تھا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، اس کو شام کو اندھیرا ہوتے ہی اپنے شہر کے صدر تھانے کی حوالات دکھاتے ہیں اور مجرموں کی نشاندہی بھی کراتے ہیں۔ چاروں مجرموں کی اخباروں میں تصویر بھی چھپی تھی۔ ڈاکٹر پرویز اور دارا ان کی شکلیں پہچان سکتے تھے۔ جب شام گہری ہوئی تو وہ گاڑی لے کر آسیبی قلعے کی طرف چلے گئے۔ ٹری میں جا کر دیکھا بتی جل رہی ہے، لاش اسٹریچر پر نظر نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے مخصوص اینکیں آنکھوں پر لگا لیں، اب انہیں لاش نظر آنے لگی۔ لاش اسٹریچر پر گہری نیند سو رہی تھی۔ ڈاکٹر پرویز نے ریموٹ کنٹرول کا بٹن دبا کر لاش کو حکم دیا، زوناش، اٹھ کر ہمارے پیچھے پیچھے چلو۔ زندہ لاش ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی، پھر اسٹریچر سے اتر کر ڈاکٹر پرویز ڈاکٹر دارا کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ لاش کو صرف دونوں ڈاکٹر ہی دیکھ سکتے تھے، کیا انہوں نے خاص اینکیں لگا رکھی تھیں۔ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے پرویز نے لاش کو لیبارٹری کے باہر کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ لیبارٹری کو تالا لگانے لگا، اس کے بعد لاش کو اپنے پیچھے پیچھے چلاتے ہوئے قلعے کے باہر لے آئے۔ باہر ان کی گاڑی تھی۔ ڈاکٹر پرویز نے ریموٹ کا بٹن دبا کر لاش کو حکم دیا، گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ جائے۔ لاش گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ دونوں ڈاکٹر گاڑی کی اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے اور گاڑی قلعے کی پرانی سڑک سے اتر کر شہر کے صدر پولیس اسٹیشن کی طرف چل پڑی۔ اگر باہر سے کوئی گاڑی دیکھتا تو اسے گاڑی میں صرف 2 آدمی نظر آتے، کیونکہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی لاش غیبی حالت میں تھی۔ وہ سوائے ڈاکٹر دارا اور ڈاکٹر پرویز کے اور کسی کو نظر نہیں آ سکتی تھی۔
وہ لاش کو شہر کے صدر پولیس اسٹیشن لے گئے۔ گاڑی تھانے کے احاطے میں داخل ہو کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ ڈاکٹر پرویز نے ریموٹ کنٹرول کا بٹن دبا کر آہستہ سے کہا، جب تک ہم واپس نہ آئیں گاڑی میں بیٹھے رہو۔ گاڑی کو لاک کر کے وہ برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ کر ایس ایچ او کے پاس آ گئے۔ وہاں ایک کانسٹیبل بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر دھارا نے کہا، ہم انقلاب اخبار کے دفتر سے آئے ہیں، ہمیں یہ پوچھنا ہے کہ ایک عورت کے ساتھ اجتماعی زیادتی اور اس کے قتل کے جو ملزم پولیس نے گرفتار کیے ہیں وہ یہی ہیں یا انہیں کسی جیل بھیج دیا گیا ہے؟ ہیڈ کانسٹیبل نے بیزاری سے کہا، حوالات میں ہی ہیں، کیوں، کیا بات ہے؟ آپ لوگ ان کی کوئی سفارش لے کر آئے ہیں؟ ڈاکٹر دارا بولا، جی نہیں، بلکہ ہم تو خوش ہیں کہ ایسے سماج دشمن عناصر کو پولیس نے پکڑا ہوا ہے۔ کیا ہم انہیں ایک نظر دیکھ سکتے ہیں؟ ہیڈ کانسٹیبل نے سامنے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا، دیکھ لیں، وہ سامنے سلاخوں کے پیچھے بیٹھے ہیں۔ ایس ایچ او کے آفس کے بالکل سامنے حوالات تھی۔ دارا اور پرویز اٹھ کر بیٹھ گئے۔ چاروں کے چاروں ملزم حوالات کے اندر سلاخوں کے پیچھے بیٹھے تھے، سگریٹ پیتے ہوئے ایک دوسرے سے ہنس ہنس کر مذاق کر رہے تھے۔ انہیں کوئی فکر نہیں تھا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ وہ بہت جلد صبح تک حوالات سے چھوٹ جائیں گے اور دوبارہ جرائم کا ارتکاب کرنے کے لیے آزاد ہوں گے۔ چاروں آرام سے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں ایک نظر دیکھنے کے بعد دونوں ڈاکٹر گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ ڈاکٹر پرویز نے ریموٹ کنٹرول کے بٹن دباتے ہوئے لاش سے کہا، زوناش، وہ سامنے تھانے میں حوالات ہے، اس حوالات میں 4 آدمی بیٹھے سگریٹ پی رہے ہیں، ان چاروں کی گردنیں اتار ڈالو، اس کے بعد گاڑی میں اسی جگہ آ کر بیٹھ جانا، جاؤ۔ ڈاکٹر پرویز کا خیال تھا کہ اسے گاڑی کا دروازہ کھول کر لاش کو باہر جانے کا راستہ دینا پڑے گا، لیکن دنیا کے سب سے بڑے قاتل کا دماغ بڑی تیزی سے ترقی کی منزلیں طے کر رہا تھا۔ لاش نے خود ہی ہاتھ بڑھا کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور آگے نکل گئی۔ ڈاکٹر نے گاڑی کا دروازہ کھلا ہی رہنے دیا، یہاں رکنے کا ایک بہانہ تھا۔ ڈاکٹر پرویز نے گاڑی کا یونٹ اوپر اٹھایا اور یوں ہی اندر ہاتھ ڈال کر ظاہر کرنا لگا جیسے ان کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، مگر وہ یونٹ کی اوٹ سے لاش کو برابر تھانے کی طرف جاتا دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اندر سے اتر کر اس کے شیشے صاف کیے۔ اسی وقت اسے لاش بالکل نظر نہ آئی۔ اس نے جلدی سے اینک لگا لی۔ گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا ڈاکٹر دارا ابھی آنکھوں پر چڑھائے لاش کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، پرویز، جس کام کی غرض سے ہم نے زوناش کو بھیجا ہے، تمہارے کیا خیال ہے کہ کیا وہ یہ کام کر لے گی؟